वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज से पहले हमने 2 क्लासों में डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखते हैं और उसको कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, उनके प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपना टॉपिक रहेगा आज का। और रासायनिक अभिक्रियाओं के ये जो 4 प्रकार लिख रखे हैं ये मुख्य प्रकार हैं, ठीक है ना। इनके अलावा भी हम प्रकार बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मुख्य प्रकार हैं कि पहला प्रकार है जिसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, इसी को कह सकते हैं वियोजन को अपघटनीय। थर्ड टाइप आता है विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन के अंदर ही यदि 2 पदार्थों का विस्थापन हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि क्या होता है द्विविस्थापन और क्या होता है केवल विस्थापन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ये ऑक्सीकरण को उपचयन करते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये मुख्य 4 प्रकार हैं। इन प्रकार के अलावा और भी प्रकार हम बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुख्य प्रकार ये हैं। और प्रकार हम बना सकते हैं जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रकार बना सकते हैं, लेकिन ये मेन प्रकार है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। संयोजन या संयुग्मन या इसको कहते हैं योगात्मक। देखिए, इन सब नेम का एक ही अर्थ निकलता है, संयोजन कहें या संयुग्मन कहें या योगात्मक कहें, इसका मतलब होता है कि 2 पदार्थ मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 पदार्थ मिल रहे हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिशन। एडिशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, संयोजन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि 2 पदार्थों का युग्मन होगा, संयोग होगा, जुड़ेंगे, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हों तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को संयुग्मन अभिक्रिया और इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसका उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसका उदाहरण लिखो। उदाहरण देखिए, जैसे कि हम कार्बन को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि कार्बन C+ जला रहे हैं, यानी कि जलाता कौन है? ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, कार्बन को कौन जला रहा है? ऑक्सीजन गैस जला रही है। तो जलने के बाद में कार्बन का क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये 2 अभिकारक हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में इनका संयोग हो रहा है और क्या बन रहा है? एक नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जुड़ने वाले पदार्थ तो 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक ही नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? एक ही नया पदार्थ बनेगा। जो नया पदार्थ बनेगा वो कितना बनेगा? एक बनेगा। इसीलिए इसको कहते हैं एडिशन, क्योंकि इन दोनों का या तीनों का ऐड होकर के क्या बन जाएगा? एक नया पदार्थ बनेगा। ओके, चलो इसके और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस O2, ये भी हमने पिछले पढ़ा तो हुआ है, ठीक है ना। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम संतुलित कर लेंगे, और संतुलित करने के लिए देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लिखने होंगे। ये हमने पहले बता दिया आपको कि एक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है ना। और उसकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से भी लिंक पे जाकर के वीडियो देख सकते हो।
अच्छा देखिए यहाँ पे भी दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। देखिए अब ये भी क्या है, असंतुलित है, इसको संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, इधर एक ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो बनाने के लिए हम यहाँ पे दो लगाएंगे, क्योंकि वहां पे लगा नहीं सकते क्योंकि हम सूत्र को चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए अब वो हाइड्रोजन के चार हो गए, तो यहाँ पे दो लिख देंगे, तो हाइड्रोजन के इधर भी चार हो गए, ऑक्सीजन के दो, इधर ऑक्सीजन के दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। ये क्या है, जल के निर्माण की विधि है। ये H2 क्या है, पानी, ठीक है ना। तो पानी किस प्रकार से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक ऐसे ही और उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था N2 प्लस H2 क्या बनाते हैं, ये NH3 यानी अमोनिया बनाते हैं। इसको अमोनिया कहते हैं, इसको हाइड्रोजन गैस, इसको नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या बनाती हैं, अमोनिया गैस बनाती हैं, ठीक है ना। अच्छा इनकी स्टेट हम लिख सकते हैं, हमने इधर लिखा नहीं लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। वो मैंने पहले बता दिया कि किस प्रकार से इनकी स्टेट लिखते हैं। जैसे कि ये गैस है तो यहाँ पे G, ये भी गैस है तो यहाँ पे G, और ये भी गैस है तो यहाँ पे G लिखते हैं। अब देखिए इसको संतुलित कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है जबकि इधर हाइड्रोजन तीन है, ठीक है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है, तो इधर भी नाइट्रोजन दो बनाने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तीन दूनी छह हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे छह हाइड्रोजन बनाने के लिए इधर तीन लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। और ये जो सभी एग्जाम्पल है किसके नजर आ रहे हैं आपको, संयोजन अभिक्रिया के। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, वो देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, प्लस यहाँ पे इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे H2O यानी जल मिला रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये CaOH2, ठीक है ना। और इसके साथ में ऊर्जा भी बनेगी। देखो कुछ नया चीज बना है अब यहाँ पे इस रिएक्शन में, देखो ये दोनों पदार्थ मिल रहे हैं। अच्छा ये क्या है, ये भी लिख लीजिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप जानते हो क्या है, ये जल है। और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी यानी उष्मा बनेगी। देखो उष्मा कैसे बनती है। अच्छा इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, ठीक है ना। और कैसा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना, इस प्रकार से लिखिए, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको हम कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पानी है, ठीक है ना, जल, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए रिएक्शन क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इसको हम साधारण भाषा में कल्ली भी कहते हैं। हमारे घरों में पहले जब व्हाइट सीमेंट नहीं था तो क्या करते थे, कल्ली को अपनी दीवारों पे, मकान की दीवारों पे पोतते थे, ठीक है ना। तो कल्ली से सफेदी करते थे, वो यही है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम कल्ली कहते थे। इसको हम बाजार से ले आते थे और क्या करते थे, घर पे ला करके इसमें पानी डालते थे। तो जब इसमें पानी मिलाते थे तो जिस बर्तन में इसमें पानी मिलाते थे वो बर्तन ही गर्म हो जाता था, यानी कि उसमें बहुत उष्मा निकलती थी। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, गर्मी उत्पन्न करेंगे, और उस गर्मी की वजह से वो बर्तन गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पानी मिल गया। ऐसे मान लीजिए इस कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो गया, पानी मिल गया, और पानी के मिल जाने से क्या होता है, देखिए ये बुझ जाएगा, यानी कि चूना पहले बिना बुझा हुआ था, ठीक है ना, यानी इसमें गर्मी थी, वो पानी के मिलने से, पानी के रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, वो गर्मी बाहर निकल जाएगी, ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना कहलाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस बुझे हुए चूने को, यानी कि ये पानी के अंदर घुला हुआ चूना है, इसको हम दीवार पे पोतते थे, और दीवार पे पोतने से इससे क्या आती थी, सफेदी आती थी। अच्छा सफेदी कैसे आती थी वो मैं अगली रिएक्शन में बता रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना।
ये पहला अपना पॉइंट वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया का। अब जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा है कि इससे सफेदी कैसे होती है, ठीक है ना। तो वो देखिए इससे सफेदी कैसे होती है, यही रिएक्शन मैं वापस से लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है ना। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी जब इसमें जल मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, या फिर क्या बन सकती है, ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊष्मा बन सकती है, ठीक है ना, ऊष्मा। अब देखिए जब इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो ऊष्मा बनेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, जब हम इसको दीवार पे पोतते हैं तो जब ये सूखता है, यानी कि हवा के अंदर सूखेगा, जैसे मैं यहाँ पे पोत देता हूँ, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो नाम है वो बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ऐसे मान लीजिए सफेदी करने में, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही नोट कर लेना अपनी बुक में कि इसका उपयोग, इसके जलीय विलयन का उपयोग किसमें करते हैं, सफेदी करने के लिए करते हैं। तो देखिए हम इसकी बात करें कि इससे सफेद कैसे होगा, तो ये है देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हमने दीवार पे पोत दिया, ठीक है ना, ये अरे ये है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन कह सकते हैं किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ही तो पानी मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर के तो ये बना है। तो हम कह सकते हैं कि इस कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है ये। नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके। तो देखिए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अंदर जब हम इसको दीवार पे पोत देंगे तो क्या होगा, जब ये सूखेगा तो सूखते समय क्या होगा, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे इसकी रिएक्शन होती है। अब देखिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा हूँ, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी, ये CO2 मैंने लिख दिया। और रिएक्शन होते ही क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाइए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो पदार्थ बना वो सफेद रंग का है, कैसा है वो, सफेद रंग का है, ठीक है। और बस इसके साथ में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देखिए ये केमिकल देखिए रिएक्शन है वो संतुलित हो चुकी है, ठीक है ना। और ये जो पानी बनेगा ये तो क्या करेगा, दीवार पर से सूख जाएगा और ये सफेदी आ जाएगी और दीवार कैसी हो जाएगी, सफेद रंग की हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवार पे सफेदी आती है, लेकिन सफेदी करने के लिए क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ओके। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पे पोतते हैं। अच्छा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सफेद रंग का होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता हो किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र स्टार्ट करके लिख लीजिए, संगमरमर, यानी कि संगमरमर का जिससे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ताजमहल संगमरमर का बना हुआ, वो सफेद पत्थर है एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल इसकी जैसे सफेद रंग का, ठीक है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है किसका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ओके, जिससे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो आपकी बुक में भी दे रखी है और मैंने भी आपको समझाई, ठीक है ना। इसके बाद में हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। अच्छा सेकंड रिएक्शन पे चलने से पहले एक बात और समझना है यहाँ पे कि देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बन रहे थे, लेकिन साथ में इसमें ऊर्जा भी बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें साथ में ऊर्जा भी बनती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो आप स्टार लगा करके पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी विक्रिया किसे कहेंगे, तो लिखिए ऐसी विक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद के साथ ऊर्जा या उष्मा, ऊर्जा कह दो या उष्मा कह दो, ऊर्जा या उष्मा भी बनती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, उत्पाद के साथ में ऊर्जा बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसी कोई सी भी, इसके अलावा भी और बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है जिनमें ऊर्जा बनती हो, तो उन सभी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होने का मतलब बाहर निकलना, ठीक ना, उत्पन्न होना, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, उदाहरण आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा बन रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। नोट कीजिए इसको। और यदि आप मेरे साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे जो नोट्स हैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ये एक एग्जांपल तो लिखा हुआ है, इसके और एग्जांपल भी देखते हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ और एग्जांपल देखिए। ये एक एग्जांपल तो देख लिया, और एग्जांपल देखिए किसके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही सेकंड एग्जांपल, जैसे कि जिसमें ऊर्जा बाहर निकलते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं, ठीक है ना, श्वसन, कौन सी क्रिया, श्वसन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये इसका सेकंड एग्जांपल है, ठीक है ना। श्वसन अभिक्रिया भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, भी कैसे होती है वो देखिए। अच्छा आपने कभी सोचा है, हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन अंदर जाके क्या काम करती है? अच्छा चलो ये बात बताओ, हम भोजन करते हैं, ठीक है ना, भोजन तो इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन करने से हमारे को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन वास्तव में क्या करते हैं वो, भोजन क्या करता है और ये ऑक्सीजन जाके क्या करती है अपने शरीर में, देखो मैं बताता हूँ। देखो जो हम भोजन करते हैं, ठीक है ना, तो उससे अपने शरीर में क्या होता है, आमाशय के अंदर छोटी आंत में बड़ी आंत में क्या बन जाता है, इनका रस बन जाता है, किसका, भोजन का रस बन जाता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। ये कहां से प्राप्त हुआ, भोजन से। अब देखिए जो ऑक्सीजन जा रही है वो क्या काम करेगी, जो श्वसन के द्वारा जा रही है, ये तो जा रहा है ठीक पाचन तंत्र के द्वारा, ये जा रही है श्वसन तंत्र के द्वारा, दोनों ही मिलकर के क्या काम करेंगे, जब ग्लूकोज बन जाएगा तो ये ऑक्सीजन जाकर के क्या करेगी, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी, ठीक ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कहेंगे हम ऑक्सीकरण करेगी। और ऑक्सीकरण करने के बाद में देखो क्या क्या बनता है, लेकिन ऑक्सीजन की देखो एक ग्लूकोज का जो अणु है उसका ऑक्सीकरण करने के लिए यहाँ पे 6 अणु चाहिए, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है ना। और ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनाएंगे। तो देखिए ये ऊर्जा ऐसे बनती है, यानी केवल भोजन करने से ऊर्जा नहीं मिल रही है,
साथ में उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, देखो ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे को ये ऊर्जा मिल पाती है अपने शरीर को, और हम इसको कार्य करने में खर्च करते हैं। जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ, खड़ा हूँ, लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर में जो ऊर्जा वो काम कर रही है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आई, श्वसन के द्वारा, ठीक है ना। तो श्वसन की रिएक्शन है ये, श्वसन की अभिक्रिया लिखी है मैंने बोर्ड पे, याद रखना आप भी। और श्वसन के अंदर क्योंकि ऊर्जा बन रही है उत्पाद के रूप में, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और भी उदाहरण है, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का जलना, ठीक है ना, या कार्बन का जलना, या कोयले का जलना। तो कोयला जब जलता है तब भी क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, ठीक है ना। तो वो भी आप लिख सकते हो, लकड़ी या कोयला का दहन। देखो दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है ना। तो इनका जलना किसका उदाहरण होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। लकड़ी का जलना, कोयला का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम लकड़ी को या कोयला को कार्बन से लिखते हैं, क्योंकि लकड़ी या कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। साथ में देखिए जब इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन होगी जलाने के लिए, और क्या बनेगी, CO2 बनेगी, और साथ में ऊर्जा बनेगी। अरे ये ऊर्जा ही तो है, जैसे घर पे चूल्हे के अंदर हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो ऑक्सीजन उसको जलाती है, और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है, लेकिन उस उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी बनती है जिससे हम भोजन पकाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा या उष्मा बनती है जिससे हम भोजन पका रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन में भी ऊर्जा बन रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, इसका और उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस का दहन, इसकी जैसे ये सेम प्राकृतिक गैस होती है कौन, मेथेन। कौन होती है, मेथेन गैस। कौन होती है, मेथेन गैस। और मेथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। देखिए ये मेथेन गैस है, जब इसको हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, वही CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, और साथ में ऊर्जा बनेगी। और इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करेंगे, भोजन पकाने में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक गैस जिसको हम CNG कहते हैं, ठीक है ना, वैसे सिलेंडर के अंदर LPG भरा होता है, तो कोई भी गैस जले, ठीक है ना, जलती है तो क्या बनती है, वहां पे ऊर्जा बनेगी, और उस ऊर्जा का उपयोग हम भोजन पकाने में करेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। अच्छा, अब आपको देखने पे मिल रहा होगा कि सर ये रिएक्शन क्या है, संतुलित नहीं है। यहाँ संतुलित है, देखिए कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना। तो इसको संतुलित कीजिए। वैसे मैंने आपको संतुलित करना सिखा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित नहीं लिख सकते। तो देखिए इसको संतुलित कीजिए, और इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 बनाओ। तो 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, वहां पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के भी ये 2 हो गए, ठीक है ना, और 2 यहाँ पे हो गए। तो ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गए टोटल ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ताकि 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 4 हो गए, कार्बन इधर एक ही है, इधर भी एक ही। ओके, तो ये एकदम क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, संतुलित हो गई रासायनिक समीकरण। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इसका उदाहरण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया का। देखिए ऊष्माक्षेपी विक्रिया का एक और उदाहरण है, जैसे कि जो गोबर है, ठीक है ना, गाय भैंस का जो गोबर होता है, इसी के साथ में जो सड़ी गली जो सब्जियां होती हैं, सड़ी गली सब्जियां, पेड़ पौधों के पत्ते, जब एक जगह ढेर बनाते हैं और पानी से अभिक्रिया कर ऊर्जा यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित
करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी विक्रिया कर रहे हैं। और ये कौन सी विधि हुई, कंपोस्ट बनाने की विधि, ठीक है ना। इससे खाद, जिसको हम देसी खाद कहते हैं, ठीक है ना, जैविक खाद कहते हैं, या फिर कंपोस्ट बनता है। और कंपोस्ट या खाद बनने की जो क्रिया है वो भी कैसी हुई, ऊष्माक्षेपी, यानी ये है अभिक्रिया, ये है अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी होती है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहला प्रकार था, ठीक है ना, कौन सा, संयुग्मन अभिक्रिया, वो पढ़ा था, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद में हमने देखा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊर्जा बनती है, ठीक है ना, और ऊर्जा जिन जिन अभिक्रियाओं में बनेगी उनको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के हमने और उदाहरण पढ़े, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में ही पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी समय की पाबंदी है। अभी हमने ये पढ़ लिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो वियोजन अभिक्रिया थी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए अपने चैनल से और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रुद्र क्लासेज बाय अनिल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ओके, थैंक यू।